हेलो बच्चों। बेटा इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जो आपकी क्लास 11 की फिजिक्स फर्स्ट है उसमें हमने देखा था स्थिति। पहले तो गति के बारे में चर्चा करी थी कि मोशन जो है वो क्या होती है ना, गति क्या होती है। फिर किसी वस्तु की स्थिति, किसी पिंड की स्थिति, ठीक है ना, पोजीशन और उसकी पथ लंबाई, उसकी जब वो गति करता है वो पार्टिकल, वो कण, तो पथ लंबाई होती है पाथ लेंथ। और फिर विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं औसत वेग एवं औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, है ना। अब जैसे बेटा ऐसे समझो आप, है ना, कि कोई व्यक्ति यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके और बी पॉइंट तक जा रहा है वो, ठीक है, और वो कहता है कि मैं जो है जब यहाँ से बी पे पहुँचा वो, तब वो कह रहा है कि मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मोटरसाइकिल मैंने चलाई। क्या कह रहा है वो? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने मोटरसाइकिल अपनी चलाई, ठीक है ना। तो आप बताओ, क्या हर बिंदु पे उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी? नहीं, है ना, कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, है ना। हो सकता है कहीं रुका भी हो, कहीं जीरो भी हो गई हो। तो ये जो 60 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है ना, इसकी एवरेज स्पीड है। क्या है इसकी? ये औसत जो चाल है ये, है ना। अब औसत वेग और औसत चाल, तो वेग जो है वो क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। और जो चाल होती है वो क्या होती है? अदिश राशि होती है ना। तो वेग क्या होता है ना, स्थिति में परिवर्तन की दर, ठीक है ना। तो उसकी जो वस्तु है उसकी अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? स्थिति में परिवर्तन निकल जाएगा। और दर का मतलब क्या होता है? बटे समय, है ना। तो जो अंतिम समय है उसका, उसमें से प्रारंभिक समय को घटा देंगे तो वो क्या निकल जाएगा? समय आ जाएगा, समय का अंतराल आ गया, तो डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, ठीक है ना। तो देखो अब ये औसत वेग और औसत चाल। तो जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो समय के साथ साथ उसकी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। अब प्रश्न उठता है कि समय के साथ कितनी तेजी से वस्तु की स्थिति परिवर्तित होती है ना। अगर यही मोटरसाइकिल माना 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही होती तो इसकी स्थिति क्या है? 60 किलोमीटर प्रति आवर वाली की तुलना में उसकी स्थिति धीरे परिवर्तित हो रही है। और अगर माना यही 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती कोई तीसरी मोटरसाइकिल, तो हम कहते कि 80 किलोमीटर पर आवर वाली मोटरसाइकिल की जो स्थिति है वो 60 किलोमीटर प्रति आवर वाली मोटरसाइकिल की स्पीड से उसकी स्थिति क्या हो रही है? जल्दी परिवर्तित हो रही है, ठीक है ना। तो समय के साथ कितनी तेजी से वस्तु की स्थिति परिवर्तित होती है तथा यह परिवर्तन किस दिशा में है? तो दिशा के लिए फिर क्या है? उसमें वेग आएगा, है ना। इसके विवरण के लिए हम एक राशि परिभाषित करते हैं जिसे औसत वेग कहा जाता है। तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, है ना, और वो क्या होता है? विस्थापन होता है ना। डेल्टा एक्स को समय अंतराल डेल्टा टी द्वारा विभाजित करने पर औसत वेग प्राप्त होता है, ठीक है ना। ऐसे समझो बेटा, देखो कि यहाँ जीरो है, जैसे वो होता है ना, वो सड़क के ऊपर किलोमीटर स्टोन जो होते हैं, पत्थर जो लगे रहते हैं ना, वो, ठीक है ना। और यहाँ पे है माना 100 किलोमीटर है ना। ये तो कितने का है? 0 किलोमीटर का किलोमीटर स्टोन है, वो जो पत्थर गड़ा रहता है सड़क के किनारे। और ये कितने का है? 100 किलोमीटर का है ना। अब यहाँ वो चलना शुरू किया था उसने, माना वो 8 बजे चला सुबह। कितने बजे चला? 8 बजे चला, है ना। और इस जगह पे माना वो 10 बजे पहुंचा। कब पहुंचा वो? 10 बजे पहुंचा, ठीक है ना। तो अब इसकी स्थिति में परिवर्तन कितना हो गया बेटा? ये 100 किलोमीटर और ये कितना है? 0 किलोमीटर। तो 100 में से 0 घटा दिया तो क्या आ गया? 100 आ गया, है ना। 100 माइनस 0। और समय कितना हो गया? 10 घंटे में से, यानी 8 बजे चला था और 10 बजे पहुंचा, तो 10 में से 8 घटाओ तो कितना आ गया? 2 घंटे हो गए, है ना। तो 2 आवर, तो ये तो हो गया किलोमीटर। तो 100 में से 0 घटाओगे तो 100 बटे तो क्या आ गया? 50 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये क्या आ गया? उसकी औसत वेग आ गया उसका, ठीक है ना। तो क्या हो गया बेटा? ये किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन अथवा विस्थापन डेल्टा एक्स को समय अंतराल डेल्टा टी द्वारा विभाजित करने पर औसत वेग प्राप्त होता है। इसे वी बार, ये जो ऊपर डैश लगा था बी बार बोलते हैं, BAR बार, है ना।
से चिन्हित इसको हम करते हैं, है ना। तो v बार क्या हो गया, x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1। तो x2 माइनस x1 क्या हो गया, स्थिति में परिवर्तन, तो डेल्टा x हो गया। t2 माइनस t1 क्या हो गया, समय अंतराल, तो डेल्टा t हो गया। यहाँ x1 आरंभिक समय t1 पर तथा x2 अंतिम समय t2 पर वस्तु की स्थिति को व्यक्त करता है। ये यहाँ वेग के प्रतीक v के ऊपर लगाई गई रेखा है ना, बार जो है वेग के औसत मान को व्यक्त करती है। किसी राशि के औसत मान को दर्शाने की यह एक मानक पद्धति है। वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड या मीटर s माइनस 1, नीचे वाला सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, s की पावर -1 बन जाएगा। यद्यपि दैनिक उपयोग में हम उसे किलोमीटर प्रति आवर का भी प्रयोग करते हैं। विस्थापन की भांति माध्य वेग भी एक सदिश राशि है ना। विस्थापन की भांति जो है, जैसे विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, तो ये जो माध्य वेग है या औसत वेग है, ये क्या हो गया, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसमें दिशा एवं परिमाण दोनों समाहित होते हैं। परंतु जैसा कि हम पीछे स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि वस्तु एक सरल रेखा में गतिमान हो तो उसके दिशात्मक पक्ष को प्लस या माइनस चिन्हों द्वारा प्रकट कर सकते हैं, है ना। एक रेखा में कर दिया तो आगे जाएगी तो प्लस ले लिया, और पीछे आएगी तो माइनस ले लिया, ठीक है ना। तो इसलिए इस अध्याय में वेग के लिए हम सदिश संकेतन का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो बेटा, ये चित्र 3.3 में दर्शाया, ये जो पीछे वाला चित्र था ये पढ़ा था ना अपन ने, देखो ये वाला है ना, ये 3.3 है ना, इसके लिए कहा था ना ये बार बार काम आएगा, है ना। तो इस 3.3 वाला जो चित्र है, इसमें चित्र 3.3 में दर्शाई गई कार की गति के लिए xt ग्राफ का t = 0 से t = 8 सेकंड के बीच के भाग को बड़ा करके चित्र 3.4 में दिखाया गया है ना। t = 0 से लेके t = 8 तक का, है ना। तो ये जो कर्व था इसमें, है ना बेटा, t = 0 से लेके ये वाला, है ना, t = 0 से लेकर t = 8 तक, यानी ये वाला जो कर्व है यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, है ना, इस जगह तक 8 का, है ना। तो इसको बड़ा करके दिखाया गया अगले वाले उसमें, है ना। तो देखो t = 0 और ये t = 8, तो देखो 8 के रेस्पेक्ट में ये यहाँ इतनी होगी, तो 50 से कम है ना इसका स्थिति, x क्या है इसकी 50 से कम है। देखो इसमें ये बड़ा करके इसको दिखा दिया इस चित्र के अंदर, ठीक है ना। ये देखो आप, ये 0 1 2 3 ये समय हो गया, है ना, और ये वो जो कर्व था उसको क्या कर दिया, बड़ा करके दिखा दिया, है ना। तो देखो ये 8 है ना, 5 6 और ये 7 है ना। तो देखो 7 के करस्पॉन्डिंग कितनी है, 24.7 है ना। 7 सेकंड के करस्पॉन्डिंग स्थिति कितनी आ रही है, 27.4 मीटर आ रही है। देखो इसमें भी इतनी आएगी 7 के करस्पॉन्डिंग, जब देखोगे ना आप इस चित्र में, है ना, तो 7 कहाँ होगा, ये यहाँ हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो इससे जब इस पे वो डालोगे आप, है ना, ये, और इसको फिर इधर मिला दोगे ऐसे, तो ये 27.4 आ रहा है। कितना आ रहा है ये, 27.4, ठीक है। चित्र 3.3 में दर्शाई गई कार की गति के लिए xt ग्राफ का t = 0 तथा t = 8 सेकंड के बीच के भाग को बड़ा करके, सिर्फ उस पोर्शन को लिया है इसने, t = 0 से लेकर t = 8 के बीच को बड़ा करके चित्र 3.4 में दिखाया गया है। इस चित्र में दिखा दिया, जैसा कि आलेख से स्पष्ट है कि t = 5 सेकंड तथा t = 7 सेकंड के मध्य समय अंतराल में कार का औसत वेग, है ना। अब t = 5 और t = 7, है ना। देखो बेटा, तो t = 5 ये रहा, तो t = 5 पे x निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे इस पे ऐसे कर दिया हमने, है ना। तो ये कितनी आ गई, 10 आ गई, इसकी स्थिति कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। और 7 के लिए देखो बेटा, 7 के लिए ये 27.4 आ गई, है ना। तो ये t1 हो गया 5 सेकंड, t2 क्या हो गया 7 सेकंड, t1 के करस्पॉन्डिंग x का मान कितना है 10, और t2 यानी 7 के करस्पॉन्डिंग x का मान कितना है 27.4। तो औसत वेग क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1। तो x2 कितना है 27.4, x1 कितना है 10, तो 27.4 में से 10 घटा देंगे, बटे t2 कितना है 7, t1 कितना है 5। तो यही किया है इसमें, देखो
है ना। t इक्वल टू 5 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 7 सेकेंड के मध्य समय अंतराल में कार का औसत वेग कितना हो गया, v बार बराबर x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1, 27.4 माइनस 10 बटे 7 माइनस 5। इसका भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 8.7 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या आ गया बेटा, औसत वेग आ गया इसका, है ना। यानी t इक्वल टू 5 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 7 के बीच में जो ये कार चल रही थी, तो इस दौरान इसके जो औसत वेग था वो कितना था, 8.7 मीटर पर सेकंड था। ठीक है ना। तो यह है मानचित्र 3.4 में दर्शाई गई सरल रेखा P1 P2 की प्रवणता के बराबर होगा। अच्छा आप देखो बेटा, ये प्रवणता क्या होती है, प्रवणता का मतलब होता है ग्रेडियंट या ढाल, है ना। तो इस दौरान देखो P1 से P2, तो ये P1 बिंदु कौन सा है, 5 के करस्पॉन्डिंग वाला है ये, है ना। t इक्वल टू 5 सेकंड पे बिंदु क्या है, P1 है, P1 स्थिति है उसकी, और t इक्वल टू 7 सेकंड पे उसकी स्थिति क्या है, P2 है। तो इस P1 P2 को अगर मिला दूं, देखो ये डॉटेड दिख रही है ना बेटा, ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपकी ये, है ना। तो ये P1 P2 जो रेखा है, इसका ढाल जो होगा वो क्या होगा, इसका औसत वेग होगा, है ना। अब देखो ये इस तरह से है ना, देखो ये यूं है, डॉटेड लाइन जो है ना ये इस तरह से है आपकी डॉटेड लाइन, है ना। अब एक ट्रायंगल बन जाता है बेटा, देखो ये है ना, एक ट्रायंगल बन गया समकोण त्रिभुज, ये है ना। तो इसमें ये जो रेखा है इसकी ढाल जो होती है वो tan थीटा होती है बेटा, है ना। तो अगर माना ये थीटा है ना, तो tan थीटा क्या हो गया, लंब बटे आधार हो गया ना। तो ये तो क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया, इसका आधार हो गया, है ना। अब ये क्या है ना, ये दूरी कितनी हो गई, ये वाली, ये हो गई x2 माइनस x1, क्योंकि देखो इसके ये है ना, और ये बिंदु कौन सा है, P1 है ना, और ये बिंदु कौन सा है, तो इसकी अंतर कितना हो गया, यानी ये वाला 27.4 है ना, और ये बिंदु कौन सा है, 10 है ना। तो यहाँ पे ये कितना था, 27.4 है, और ये कितना है, 10 है। तो ये दूरी कितनी हो गई बताओ, 27.4 में से क्या घटा दोगे, 10 घटा दोगे, है ना। और ऐसे ही ये बिंदु क्या है बताओ, ये 5 सेकंड था ना, t इक्वल टू 5 सेकंड, है ना, 5 सेकंड, और ये कितना था, t इक्वल टू 7 सेकंड। तो ये दूरी कितनी हो गई, मतलब समय के रूप में कितना हो गया, ये 7 में से 5 घटा दिया, तो 2 सेकंड आगे नहीं आ गया। तो ये तो हो गया 2 सेकंड, और ये कितना हो गया, 27.4 में से 10 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 17.4। तो tan थीटा क्या हो गया, वही हो गया कि नहीं हो गया, यानी 27.4 में से 10 घटाया यानी 17.4 बटे 2, ठीक है ना। तो यानी ये जो औसत वेग है ना, वो क्या हो गया, ये जो रेखा है P1 P2 इसका क्या हो गया, ढाल हो गया। तो ढाल जो है वो क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया, यानी ये x2 है और ये x1 है, तो x2 माइनस x1, इसमें से x को हटा दोगे तो ये लंब ये निकल जाएगी ना, लंब की लंबाई निकल जाएगी। और ये क्या हो गया नीचे, t2 माइनस t1, तो इससे क्या निकल जाएगा, आधार निकल जाएगा। तो इसमें इसका भाग देंगे तो वही चीज़ आ जाती है कि नहीं आ जाती है, यही वाली x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1, ठीक है ना। तो ये जो मान निकल के आया 8.7 मीटर पर सेकंड, ये चित्र में दर्शाई गई सरल रेखा P1 P2 की क्या है, ये प्रवणता के बराबर होता है, उसकी ढाल के बराबर होता है। स्लोप बोल दो, ग्रेडियंट बोल दो, प्रवणता बोल दो, ढाल बोल दो, ठीक है। यह सरल रेखा कार की प्रारंभिक स्थिति P1 की उसकी अंतिम स्थिति P2 से मिलाती है। P1 को किससे मिलाती है, P2 से मिलाती है। अच्छा आप देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है, समझ में आ जाना चाहिए, है ना। औसत वेग का मान ऋणात्मक या धनात्मक होना विस्थापन के चिन्ह पर निर्भर करेगा, है ना, कि अगर विस्थापन धनात्मक है तो औसत वेग भी धनात्मक होगा, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ धनात्मक है ना। तो देखो समय तो कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता, है ना, समय तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ये नीचे वाली क्वांटिटी तो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी अपनी, ठीक है ना। लेकिन स्थिति में परिवर्तन हो सकता है ना। यानी जैसे इधर देखो बेटा, ये यहाँ से यहाँ चला, ठीक है ना। तो अगर माना ये x1 है और ये क्या है, x2 है, तो इसकी पोजीशन में से जब इसकी पोजीशन घटाओगे तो धनात्मक आएगा। लेकिन माना ये इधर चला वापस, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगा, है ना, इस तरफ चलेगा, तो क्या हो जाएगा, यानी ये x1 है और ये क्या है, इसकी x2 है, तो ये माइनस हो गया ना, तो इसमें से हटाओगे तो क्या आएगी, माइनस वैल्यू आएगी। अपन ने पहले भी देखा ना उस केस में, यहाँ पे देखा था इस जगह, ये वाला चित्र था ना। तो यहाँ पे विस्थापन क्या आ रहा था, ऋणात्मक आ रहा था कि नहीं आ रहा था,
है ना, जब वस्तु कहाँ से O से लेके R तक जाती है ना, तो विस्थापन क्या आता है, अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु घटाओगे तो अंतिम बिंदु क्या है, -120 है, -120 में से 0 घटाओगे तो क्या जाएगा, -120 आएगा। तो विस्थापन का मान क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो अगर विस्थापन का मान ऋणात्मक है तो औसत वेग ऋणात्मक होगा, विस्थापन धनात्मक है तो औसत वेग क्या होगा, धनात्मक होगा। विस्थापन शून्य है तो शून्य में जब T2 - T1 का भाग दोगे तो शून्य आएगा, ठीक है ना। यदि विस्थापन शून्य होगा तो औसत वेग का मान भी शून्य होगा। धनात्मक तथा ऋणात्मक वेग से चलती हुई वस्तु के लिए एक्सटी ग्राफ ए और बी में दर्शाए गए हैं ना। अब देखो बेटा, ये एक्सटी ग्राफ है ना, तो अगर इस तरह का है, अपवार्ड स्लोप है, अगर उसका ऊपर की ओर स्लोप है, ढाल है, तो इसमें वेग क्या है उसका, धनात्मक है। क्यों है धनात्मक, देखो ऐसे समझो बेटा, यहाँ पे ये T1 बिंदु है, मतलब T1 समय पे है, और ये क्या है आपका T2 समय पे है। तो ये क्या हो गया, x1 हो गया, और इसके ये क्या हो गया आपका x2 हो गया। तो x2 - x1 बटे T2 - T1 जब करोगे तो देखो x2 का मान ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ है ये, है ना। x2 का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा x1 से। जब x2 में से x1 घटाओगे तो धनात्मक संख्या आएगी, है ना। तो धनात्मक में जब T2 - T1 का भाग दोगे तो क्या आएगा, एक धनात्मक वैल्यू आएगी। तो ये जो इस तरह का कर्व है, ये किसके लिए होता है बेटा, धनात्मक औसत वेग के लिए होता है। अब ये जो है ये ऋणात्मक औसत वेग का है, कैसे है देखो, ऐसे समझो, माना ये T1, यहाँ पे T1 है, इस जगह पे ये क्या है, T1 है, और यहाँ पे क्या है, माना ये T2 है, T2 समय की स्थिति हो गई। तो देखो T1 की स्थिति ये वाली हुई कि नहीं हुई, ये क्या हुई, x1 हुई, और ये T2 वाली हुई, तो ये क्या हुई, इसकी x2 हुई। तो अब देखो बेटा, x1 इस केस में ज़्यादा है और x2 क्या है, कम है। तो विस्थापन क्या हो गया, औसत वेग क्या हो गया, x2 - x1 बटे T2 - T1। तो x2 क्या है, छोटी है ये, है ना। तो ऐसे समझो, माना ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है ना। तो ये हो गया 10 - 30, तो -20 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो इस केस में ऊपर यानी x2 - x1 क्या हो गई, ऋणात्मक वैल्यू हो गई। तो ये इस तरह का जो डाउनवर्ड स्लोप होता है ना, ये किसको शो करता है, ये ऋणात्मक वेग को शो करता है। तो देखो बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये चीज़ कई बार हमारे समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्यों है। तो ऐसे करके देखोगे ना तब समझ में आ जाएगा आपको। दो बिंदु मार्क कर लो, T1 पे x1 और T2 पे x2। जब x2 - x1 करोगे तो इस केस में धनात्मक आएगा, और इस केस में x2 - x1 क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, है ना। तो इस तरह का अपवार्ड स्लोप जो है वो पॉजिटिव वेलोसिटी को शो करता है ना, धनात्मक औसत वेग को शो करता है। और जो डाउनवर्ड स्लोप है ये ऋणात्मक औसत वेग को शो करता है ना। अब इसमें देखो बेटा, इसमें चाहे T1 पे भी x की वैल्यू वही है, T2 पे भी x की वैल्यू वही है, तो x2 है ना, यानी इसमें से इसको घटाओगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। देखो बेटा, ये T1 है और ये क्या है, T2 है, तो ये भी सेम वैल्यू है ना। देखो यहाँ पे तो इसके लिए T1 के लिए भी वही x है और T2 के लिए भी वही है, तो x यानी x1 और x2 दोनों क्या है, सेम है। तो x2 में से x1 घटाओगे तो सेम में से सेम घटाओगे तो 0 आएगा। तो 0 में जब किसी भी समय का भाग दो तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस केस में जो औसत वेग है ना, वो क्या है बताओ, शून्य है ना। तो देखो ऐसे अगर एक्सटी ग्राफ इस तरह का है ना, समय अक्ष के समांतर अगर रेखा है, पहले भी आया था ना बेटा ये, तो वो वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है ना। ऐसे मत समझना कि देखो ऐसे ये ऐसा दिखा रखा है तो वस्तु चल रही है, नो, है ना। यानी एक्सटी ग्राफ इस तरह का है तो उसका औसत वेग कितना है, 0, क्योंकि वो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो ही नहीं रहा। T1 पे भी वही स्थिति है उसकी, है ना। ये ऊपर नीचे होती तब चेंज होती है स्थिति, एक जैसी स्थिति में ना ये तो, क्योंकि इसके लिए वैल्यू यहाँ पे माना जैसे ये देखो 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो 30 ही है ना सब जगह, सारे T1 T2 T3 बट 30 यही वैल्यू रहेगी इसकी, है ना। तो तीसरा जो चित्र है वो किसको शो कर रहा है, किसी स्थिर वस्तु के लिए एक्सटी ग्राफ सी में दिखाया गया ये, है ना। तो ये वाला क्या है बताओ, अपवार्ड स्लोप वाला धनात्मक औसत वेग, डाउनवर्ड स्लोप वाला ऋणात्मक औसत वेग, और ये जो समय अक्ष के समांतर जो एक रेखा है ये किसको शो करती है, उसके शून्य वेग को, यानी स्थिर वस्तु को ये शो करती है ना। देखो मजेदार चीज, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, औसत वेग को परिभाषित करने के लिए
केवल विस्थापन का ज्ञान ही आवश्यक होता है। हम देख चुके हैं कि विस्थापन का परिमाण वास्तव पथ लंबाई से भिन्न हो सकता है ना। विस्थापन और पथ लंबाई क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। वास्तविक पथ पर वस्तु की गति की दर के लिए हम एक दूसरी राशि प्रयोग करते हैं जिसे औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल में क्या आता है, यानी औसत वेग में तो आता है बेटा विस्थापन बटे समय, है ना, और औसत चाल में क्या आ जाता है, पथ लंबाई बटे समय, बस इतना सा अंतर है ना। तो वस्तु की यात्रा अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई एवं इसमें लगे गए समय के भागफल को क्या बोलते हैं, औसत चाल कहते हैं। तो संपूर्ण पथ लंबाई, तो ये पथ में से लंबाई घट नहीं रहा है, ये डैश है, ये समझ रहे हो ना आप, संपूर्ण पथ लंबाई ये एक ही चीज़ है। ये ऐसे मत समझ लेना कि संपूर्ण पथ में से लंबाई को घटा रहे हैं, ये है ना, ये टोटल पाथ लेंथ है ये, है ना। तो ये डैश लगाते हैं जैसे किसी दो शब्दों को जोड़ने वाला डैश होता है, वो है ये, ठीक है। तो औसत चाल का वही मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। परंतु औसत चाल से यह पता नहीं चल पाता कि वस्तु किस दिशा में है ना। तो उसके लिए फिर क्या है, औसत वेग होता है। इस दृष्टिकोण से औसत चाल सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि औसत वेग धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। ये यदि वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है तो एक ही दिशा में चलती है, तो विस्थापन का परिमाण कुल पथ लंबाई के बराबर होगा। और एक ही दिशा में जा रही है तो जो उसका विस्थापन होगा वही उसकी पथ लंबाई होगी, है ना। ऐसी स्थितियों में वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होती, है ना। अगर माना वो एक ही दिशा में नहीं जा रही, लौट रही है, तो फिर चेंज हो जाएंगी ये दोनों चीज़ें, ठीक है ना। जैसे इस उदाहरण में ये दिखाया गया है ना। देखो ये समझ में आ जाएगा बेटा आपके। कोई कार एक सरल रेखा, मान लीजिए चित्र 3.1 में रेखा OP के अनुदिश, ये जो शुरू का चित्र था ना, ये 3.1 ये वाला है ना। तो OP के अनुदिश, यहाँ O से लेके P के अनुदिश, ठीक है ना। OP के अनुदिश गतिमान है। कार O से चलकर 18 सेकंड में P तक पहुंचती है ना। तो O से लेके P तक कितनी देर में पहुंच गई, वो 18 सेकंड में पहुंच गई। फिर 6 सेकंड में स्थिति Q पर वापस आ जाती है। तो ये कह रहा है देखो बेटा कि ये यहाँ से O से लेके P तक तो 18 सेकंड में गई, है ना, और P से लेके Q तक 6 सेकंड में आई वापस, ठीक है। P से लेके Q तक 6 सेकंड में आई। फिर क्या कह रहा है, आ जाती है कार के औसत वेग और औसत चाल की गणना करनी है ना। फर्स्ट तो कब, जब कार O से P तक जाती है तो अपने को औसत वेग और औसत चाल निकालने हैं, और जब कार O से P तक जाकर पुनः Q पर वापस आ जाती है ना, तब हमको औसत वेग और औसत चाल निकालनी है। तो देखो मैं अभी समझाता हूँ आपको यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में तो क्या कह रहा है बेटा ये कि O से लेके P तक गई, है ना, तब इसके औसत वेग और औसत चाल बताओ, है ना। तो देखो औसत वेग क्या हो गया बेटा, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति घटा दो, x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1। तो x2 कितना है, 360 है, और x1 कितना है, 0। तो 360 में से 0 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। और t2 माइनस t1 टोटल इसमें खुद कह रहा है वो 18 सेकंड लगे हैं, है ना। तो 18 टोटल 18 आ गया, नहीं आ गया, t2 माइनस t1 कितना हो गया, 18, क्योंकि कह रहा है खुद ये 18 सेकंड लगे। तो ऊपर आ गया 360 और नीचे क्या आ गया, 18। तो 360 बटे 18 तो क्या हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई, इसकी O से P तक औसत वेग आ गया। अब औसत चाल, औसत चाल क्या होती है, पथ लंबाई बटे समय अंतराल। तो पथ लंबाई भी यही है, सेम है, O से P तक जा रही है ना, तो एक ही दिशा में जा रही नहीं जा रही है ना। तो इस O से P तक विस्थापन भी वही है और पथ लंबाई भी वही है। तो क्या नाम है, औसत चाल भी कितनी आ गई, वही 360 में 18 का भाग दिया तो 20 मीटर पर सेकंड आ गई। अब दूसरी स्थिति में क्या पूछ रहा है बेटा, दूसरी स्थिति है कि O से P तक गया, 18 सेकंड तो उसमें लगे, और P से Q तक वापस आई वो कार, और इसमें 6 सेकंड लगे उसको, इस, है ना। तो अब बताओ उसका औसत वेग कितना हुआ और औसत चाल कितनी हुई। तो औसत वेग कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, है ना, बटे t2 माइनस t1, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा ये कितना है, x2 कितना है, 240 है, x1 कितना है, 0 है ना। तो 240 माइनस 0, है ना, क्योंकि अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति करें तो अंतिम स्थिति कितनी है, 240 है, और प्रारंभिक स्थिति कितनी है, 0। 240 माइनस 0 घटाओगे तो 240 आ गया, बटे समय अंतराल कितना है, यानी 18 प्लस 6। t2 माइनस t1 का मतलब ऐसे समझना आप, है ना, कि t1 तो कितना था, 0 था, और t2 कितना हो गया, 18 प्लस 6 हुआ, क्योंकि टोटल कितना चली वो, है ना, 18 सेकंड तो
यहाँ से लेके यहाँ तक चली है ना, और 6 सेकंड फिर ये चली, तो 18 और 6 24 आ गया है ना। तो O से P तक गई और P से वापस Q तक जो आई, तो इस दौरान उसके द्वारा विस्थापन तो कितना हो गया 240 हो गया, और समय अंतराल कितना हो गया 18 और 6 24 हो गया। 240 में जब 24 का भाग दोगे तो क्या जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आ गया। तो देखो अब चेंज हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो इसमें औसत वेग कितना आया 10 मीटर पर सेकंड, जबकि O से P तक में औसत वेग कितना था 20 मीटर पर सेकंड था। तो O से P तक जब गया था तो औसत वेग भी 20 मीटर पर सेकंड था और औसत चाल भी 20 मीटर पर सेकंड थी। लेकिन इस केस में O से लेके P तक और फिर वापस P से लेके Q तक, इस केस में औसत वेग कितना आ रहा है सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अब औसत चाल पे आ जाओ, है ना। तो औसत चाल क्या हो गई, कुल पथ लंबाई बटे समय अंतराल। तो पथ लंबाई कितनी है बेटा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 360 गई प्लस ये 120, 360 में से 240 घटाओ तो 120 ही आ गई ना। तो 360 और 120 कितने हो गए 480, है ना। ऊपर तो 480 आ गया, और समय अंतराल कितना हो गया वही 18 और 6 24, है ना। 18 और 6 24, तो दो कितने हो गए 24, तो 480 में 24 तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये जो है बेटा इसमें यही दिखा रखा है आपके, ठीक है। तो आता है इस स्थिति में औसत चाल का मान औसत वेग के परिमाण के बराबर नहीं है। सेकंड स्थिति जो है बी जो थी ना, यानी O से P तक गया और P से Q तक वापस आया, ठीक है ना। इसका कारण कार की गति के दौरान गति की दिशा में परिवर्तन है। दिशा में परिवर्तन है नहीं, पहले O से P तक गई फिर P से Q तक वापस आई, तो दिशा में परिवर्तन की वजह से ऐसा हुआ है ये, है ना। तो इसका कारण कार की गति के दौरान गति में दिशा में परिवर्तन है, जिससे फलस्वरूप पथ लंबाई विस्थापन के परिमाण से क्या है अधिक है। इससे स्पष्ट है कि वस्तु की चाल सामान्यतया वेग के परिमाण से क्या होती है अधिक होती है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि अगर माना ये O से P तक गई और P से वापस O तक आ जाए तो औसत वेग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो यदि उदाहरण 3.1 में कार जो है स्थिति O से P बिंदु तक जाए तथा उसी समय अंतराल में वह O स्थिति पर वापस आ जाए, तो कार का माध्य चाल कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड होगी माध्य चाल तो उसकी, है ना। क्योंकि देखो O से P तक गई 18 सेकंड में, है ना, और P से फिर वापस O तक आई, है ना। तो माध्य चाल तो कितनी हो गई पथ लंबाई बटे समय, तो पथ लंबाई कितना हो गया, ये टोटल दूरी कितनी थी ये वाली थी ना 360 है, तो 360 प्लस 360, है ना। तो 360 प्लस 360 बटे समय अंतराल कितना हो गया, कितने सेकंड लगे थे उसको खुद कह रहा था ना, ये कितने सेकंड हैं इसमें 18 सेकंड। तो 18 और 18 यानी 18 इधर जाने के और 18 इधर आने के, तो 18 प्लस 18 कितने हो गए 36, तो 720 बटे 36, तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो औसत चाल तो कितनी हुई 20 मीटर पर सेकंड हुई, लेकिन औसत वेग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है, क्योंकि यहीं आ गई ना वापस लौट के। तो x2 माइनस x1 क्या हो गया 0, और समय अंतराल कितना हो गया 36, तो 0 में जब 36 का भाग दोगे तो क्या आएगा 0 मीटर पर सेकेंड, परंतु औसत वेग कितना होगा उसका 0 होगा, ठीक है। अच्छा अब आते हैं बेटा अपन तात्क्षणिक वेग एवं तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो अब बेटा मैं सोच रहा हूँ इसका बेटा एक अलग वीडियो बनाएंगे अपन, है ना, तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल का, ठीक है। क्योंकि इसी में देखो बेटा अपन को कितने मिनट हो गए 28 मिनट हो गए, ठीक है ना। तो ये इसमें कवर हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे जो कैमरे की कैपेसिटी ना बेटा ये करीब 46-47 मिनट ही है, तो 14-15 मिनट बचे तो उसमें ये कवर नहीं हो पाएगा। तो अभी इसका तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल का हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।